हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास सेवन का एनसीईआरटी। ठीक है। ये पॉलिटी का बुक है, आपका जो है राज व्यवस्था का बुक है, राजनीति का। ठीक है। ये पहला चैप्टर है जिसका नाम आप लोग देख रहे हैं, क्या है, लोकतंत्र। तो हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हैं और हम लोग हर एक छोटे छोटे शब्दों को भी एक्सप्लेन करेंगे, विस्तारित करेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में चीज़ें आए। ठीक है। तो मैं प्रयास करूँगा कि आपको बेहतर समझा सकूँ। हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं, ये दीक्षा एक एप्लीकेशन आप लोग जानते होंगे, मैं आपको दिखा दूँ। आप ये बुक का नाम आप देख सकते हैं। ये बुक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 2। ठीक है। फर्स्ट आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा, तो ये 2 है। तो इसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, लोकतंत्र। ठीक है। ये झारखंड की है स्पेशल। तो चलिए हम लोग अब बिना वक्त गवाए इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग को ये पूरा चैप्टर भी ख़त्म करना है। तो चलिए मैं अपना जो पेन है उसको एडजस्ट कर लेता हूँ, है ना। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं यहाँ पे कि लोकतंत्र का अर्थ होता है, क्या होता है, जनता का शासन। जनता कौन है? जनता तो जानते हैं, लोग। तो लोगों का शासन जो होता है वही है जनता का शासन। यह शासन की एक व्यवस्था है जिसमें आम लोगों की सहमति की आवश्यकता होती है। मतलब जो आम लोग हैं, जो गांव के हैं, अपने देश के हैं, उन लोगों की, आम लोग जो हैं, जो स्पेसिफिक नहीं हैं, ठीक है, जो कोई बड़े पद के नहीं हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उन सब लोगों की जो राय होती है वो ज़रूरी होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि अपने समाज में हम लोग देखते हैं जब इलेक्शन होता है तो हर एक व्यक्ति वोट देता है, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, कोई भी हो। आगे देखिए, यहाँ निर्णय जनता की सहमति से उनके हित में लिए जाते हैं। यहाँ निर्णय जनता की सहमति से लिए जाते हैं, क्योंकि हम वोट देते हैं, फिर चुनते हैं और फिर हमारे चुने गए प्रत्याशी हमारे लिए निर्णय लेते हैं। तो यही कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ निर्णय जनता की सहमति, उसके हित में लिए जाते हैं। इस व्यवस्था में जनता की भागीदारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे दो शब्द आपको आए, एक है प्रत्यक्ष, एक है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब होता है सीधी तरह से, डायरेक्ट आप समझ रहे होंगे ना। जैसे और अप्रत्यक्ष क्या होता है, इनडायरेक्ट। आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है, तो वो आपका डायरेक्ट दोस्त है। ठीक है। आपके दोस्त का कोई दोस्त है, ठीक है, जिससे आपकी दोस्ती हुई उस बीच वाले दोस्त के कारण, तो वो इनडायरेक्ट है। जैसे आपको फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे ये आप हो, ये आपका दोस्त है, आप दोनों क्या हो, डायरेक्ट दोस्त हो। ठीक है। अब मान लीजिए कि इसका कोई दोस्त है, तो क्या होगा कि इसका कोई दोस्त है, तो ये जो है ये इसका भी दोस्त हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों दोस्त हैं आपस में, तो इसका भी दोस्त है। लेकिन ये दोनों क्या हुआ, डायरेक्ट हुए, और ये दोनों क्या हुआ, इनडायरेक्ट हुए। क्या हुए, इनडायरेक्ट हुए, है ना। तो इस तरह से आप समझने का प्रयास कीजिएगा, आगे और भी बेहतर तरीके से हम लोग समझेंगे। तो आगे देखिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है। प्रत्यक्ष भागीदारी में शासन से संबंधित सारे निर्णय स्वयं जनता लेती है। प्रत्यक्ष भागीदारी में क्या होता है, सभी निर्णय कौन लेती है, जनता लेती है खुद से। अप्रत्यक्ष भागीदारी में निर्णय जनप्रतिनिधियों के द्वारा लिए जाते हैं। जनप्रतिनिधि, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर, जैसे हम लोग देखते हैं अपने राज्य में जब हम लोग वोट होता है, तो हम लोग अपने राज्यों से, अपने विधानसभाओं से लोगों को चुन करके फिर स्टेट में भेजते हैं, राज्य में भेजते हैं, और फिर वहाँ राज्य में जाकर के वहाँ सरकार बनती है, और वो सरकार जो है फिर हमारे लिए निर्णय लेती है ना। जैसे अब ये देखिए कि मान लीजिए गाँव है, ये जो है ये गांव है, ठीक है, ये गांव है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एमएलए चुनते हैं। ठीक है, एमएलए चुनते हैं। एमएलए चुन के हम लोग क्या होते हैं, क्या कहते हैं, विधानसभा में हम लोग भेजते हैं। फिर वो विधानसभा में क्या बनती है, सरकार बनती है। यहाँ पे सरकार बनती है, और ये सरकार के जो पार्टीज़ होते हैं ये हम पे फिर यहाँ पे रूल बनाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, रूल बनाते हैं, और फिर हम उसका पालन करते हैं, मतलब हम पे वो शासन करते हैं। लेकिन हमारी मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकते, हमारी मर्जी के द्वारा करते हैं। तो देखिए, प्रत्यक्ष भागीदारी में क्या होता है,
प्रत्यक्ष भागीदारी में शासन से संबंधित सारे निर्णय स्वयं जनता लेती है, जनता खुद से लेती है। और प्रत्यक्ष भागीदारी में ये निर्णय जनप्रतिनिधियों के द्वारा लिए जाते हैं। जनप्रतिनिधि वे लोग होते हैं जिनका चुनाव जनता करती है। जो चुनाव जिनको चुन के जनता भेजती है वही जनप्रतिनिधि होते हैं, मतलब जनता के सेवक होते हैं। ठीक है, जनता के द्वारा चुने गए होते हैं तो जनता के सेवक ही हुए। वो बात अलग है कि वो स्कॉर्पियो पे घूमते हैं और जो किसान है वो बैलगाड़ी पे, वो बात अलग है, लेकिन जनता के सेवक ही हैं। ये जनप्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इन जनप्रतिनिधियों को, ये जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि का मतलब सीधा है जिसको हमने चुना है। जैसे मान लीजिए कि यदि हमारे गांव का मुखिया है, मुखिया को सब लोगों ने वोट देकर चुना है, तो वो मुखिया क्या है, जनप्रतिनिधि है हमारे गांव का, है ना। इस तरह से तो जनप्रतिनिधि वे लोग होते हैं जिनका चुनाव जिसका चुनाव जनता करती है। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, जनता को इनको हिसाब देना पड़ता है कि आपने हमारे और गांव के लिए या देश के लिए, राज्य के लिए क्या किया। तो ये जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, याद रखना, जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इन्हें समय समय पर जनता के बीच जाकर अपना विश्वास हासिल करना अनिवार्य होता है। आज विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र ही शासन की सर्वाधिक स्वीकृत प्रणाली है। मतलब आज विश्व में, कहाँ, विश्व में यदि सबसे अधिक किसी तंत्र को जगह और मान्यता दिया गया है तो कौन सा है, लोकतंत्र है। कौन सा तंत्र है, लोकतंत्र है। देखो, तंत्र का मतलब क्या होता है, तंत्र का मतलब है सिस्टम, व्यवस्था। ठीक है, तो घबराना नहीं। ठीक है, तंत्र का मतलब क्या होता है, सिस्टम, कोई व्यवस्था, कोई कानून, मतलब व्यवस्था, कानून नहीं। आगे देखिए, आइए आइए जानते हैं कि विश्व में लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ, कैसे ये लोकतंत्र आया, कैसे ये सिस्टम आया। जबकि दोस्तों एक बार ध्यान दीजिएगा कि अभी जैसे भारत में लोकतंत्र है ना, तो लेकिन अंग्रेज जब आए थे या फिर अंग्रेज जब शासन कर रहे थे उस समय लोकतंत्र नहीं था, उस समय राजतंत्र था। ठीक है, अंग्रेजों का शासन था। उससे पहले बात करें तो छोटे छोटे, जैसे हम ऐसे समझिए कि जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, यदि हम मान लें तो अंग्रेज़ों के आने से पहले क्या था कि यहाँ पे कोई राज्य है, यहाँ पे कोई राज्य है, यहाँ राज्य है, यहाँ राज्य है, यहाँ राज्य है। तो पहले क्या था कि ये सभी राज्य में एक एक राजा होता था। कौन होता था, राजा होता था, और वो राजा ही शासन करता, सबके अलग अलग राजा होते थे। इसलिए सब आपस में क्या करते थे, लड़ते रहते थे। ये लोग जो हैं वो आपस में लड़ते भी रहते थे। क्यों लड़ते रहते थे, क्योंकि सबका राजा अलग अलग है ना। कभी उसने उस पे हमला कर दिया, उसने उस पे हमला कर दिया, ऐसा होता था। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है कि सभी राज्य पर एक ही सरकार का शासन होता है, और सरकार को कौन चुनती है, जनता चुनती है। तो जनता के प्रतिनिधि जो है, मतलब जिसको जनता ने चुना है, वही जनता पे शासन करता है, जो कि जनता के मर्जी से चुना गया है। तो इसको लोकतंत्र कहा जाता है ना। आगे देखिए, आगे देखते हैं भारतीय संसद। ये आपको दिखाया गया है, फिगर आप देख लीजिए, ऐसा है भारतीय संसद। आप चाहें तो यूट्यूब पे डाल के, सॉरी, गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि हमारा संसद कैसा है। अब तो नया संसद ही बन रहा है। आगे देखिए, लोकतंत्र का विकास एवं इसकी लोकप्रियता। प्राचीन काल से ही भारत एवं ग्रीस, ग्रीस कहते हैं यूनान को, भारत एवं ग्रीस में लोकतंत्र के उदाहरण मिलते हैं। यूनान के कई विद्वानों ने मानव समाज की वकालत की थी। मानव समानता, सॉरी, समानता समाज नहीं, विद्वानों ने मानव समानता की वकालत की। मानव समानता मतलब कि सभी व्यक्ति को समान अधिकार दिया जाए, सभी व्यक्ति को समान तरीके से वैल्यू दिया जाए, उन्हें समान अधिकार दिया जाए। ठीक है, वही मतलब है समानता का। तो कह रहा है कि मानव समानता लोकतंत्री व्यवस्था का एक प्रमुख गुण है। मतलब कि यदि किसी देश में लोकतंत्र है तो इसका अर्थ ये है कि उस देश में सभी व्यक्ति को, हर व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कहने का तात्पर्य क्या है कि देखिए, कहने का मतलब ये है कि जैसे कहा गया कि मानव समानता लोकतंत्री व्यवस्था का एक प्रमुख गुण है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि भारत है, ठीक है, यदि भारत है, ऐसे थोड़ा बड़ा लिखता हूँ मैं, यदि भारत है, ठीक है, तो यदि भारत है और भारत में लोकतंत्र है, इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि भारत के हर व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है, किसी को ज़्यादा, किसी को कम अधिकार प्राप्त नहीं है। इस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र का नैतिक आधार निर्मित किया था। आपने पिछली कक्षा में इतिहास की पुस्तक में लिच्छवी एवं वज्जी गणराज्यों की शासन
ठीक है। तो क्लास 6 में हम लोगों ने 2 शासन पढ़े हैं, पहला है लिच्छवी और दूसरा है वज्जी। ठीक है। तो लिच्छवी और वज्जी गणराज्यों की शासन प्रणाली के बारे में, यहाँ देखिए शासन प्रणाली के बारे में पढ़ा। उनकी शासन प्रणाली गणतंत्रीय थी। कैसी थी? गणतंत्र थी। गण मतलब क्या होता है? लोग। ठीक है। तो वो भी गणतंत्र था, मतलब लोगों का ही शासन था, गणतंत्र था। लेकिन अधिकांश राज्यों में राजतंत्र ही था। राजतंत्र मतलब राजा का शासन था। तो जो आपने पहले पढ़ा कि क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा था, कौन से 2 थे? देखिए, एक था लिच्छवी था, एक था वज्जी, गणराज्यों का शासन। तो लिच्छवी और वज्जी ऐसे गणराज्य थे जिसमें कि लोकतंत्र था, मतलब गणराज्य था। गण मतलब भी लोग होता है। ठीक है। तो गणतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, लोगों की व्यवस्था थी, मतलब लोग अपना सरकार खुद चुनते थे। लेकिन अधिकांश राज्यों में क्या था? राजतंत्र था, वहाँ राजा होते थे। कालांतर में विश्व में राजतंत्र एवं एक तंत्र की शासन प्रणाली स्थापित हुई। कालांतर में, ठीक है, कालांतर में विश्व में राजतंत्र एवं एक तंत्र की शासन प्रणाली स्थापित हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि राजतंत्र में शासन की बागडोर राजा के हाथों में होती है। राजतंत्र क्या होता है? तो राजतंत्र में जो शासन चलाता है, तो शासन चलाने वाला कौन होता है? वो राजा होता है। कौन होता है? राजा होता है। उसका निर्णय अंतिम होता है। उसका निर्णय अंतिम होता है, इसका मतलब ये है कि राजा ने जो कह दिया वही होगा। अब वो उसका कहा हुआ जो बात है, उसका जो विचार है, वो अच्छा है खराब है, उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे उसके विचार से, चाहे उसके शब्दों से, उसके कानूनों से हजारों लोग मर जाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। राजा ने जो कह दिया वही शासन है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। राजतंत्र का सीधा मतलब होता है राजा ने जो कहा वही सत्य है, वही होगा, चाहे वो अच्छा हो खराब हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार की शासन प्रणाली में लोगों का कल्याण शासक के व्यवहार और योग्यता पर निर्भर करता है। अब देखिए, यहाँ क्या है कि यदि इस प्रकार की शासन व्यवस्था, यानी कि यदि राजतंत्र है, तो लोगों का कल्याण, लोगों की जो भलाई है वो इस बात पर निर्भर करती है, इस बात पर निर्भर करती है कि शासक जो है, जो राजा है, वो व्यवहार में कैसा है और वो योग्य है या नहीं है। मान लीजिए कि यदि शासक जो है व्यवहार में अच्छा नहीं है, यानी कि उसका व्यवहार खराब है, तो वो अपनी जनता को कष्ट देगा। यदि वो योग्य नहीं है, ठीक है, कष्ट का मतलब कि कर बढ़ा देगा, मारपीट करेगा, ठीक है, जो चाहे महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, बच्चों से ज़्यादा काम करवाएगा, लोगों से ज़्यादा काम करवाएगा, महिलाओं से काम करवाएगा, जैसा चाहे वैसा करवा सकता है। योग्यता से क्या मतलब है यहाँ पे? ये देखिए, योग्यता से क्या मतलब है कि यदि शासक योग्य नहीं हुआ, तो यदि कोई दूसरा शासक उसके राज्य पे हमला कर देगा, तो वो शासक हार जाएगा, और हार जाएगा तो फिर वो राजा इस राज्य पे क्या करेगा? अत्याचार करेगा। तो इसलिए ये निर्भर करता है राजतंत्र में कि शासक का व्यवहार कैसा है और वो योग्य है या नहीं है, मतलब वो अच्छा है या नहीं है, शक्तिशाली है या नहीं है, पर निर्भर करता है। उस काल में यदि राजा अच्छे रहते थे तो लोग खुश रहते थे, और यदि राजा निर्दयी रहते थे तो लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सही बात है। यदि राजा अच्छा है तो लोग खुश रहेंगे, राम जैसे राजा हो जाएंगे तो लोग खुश रहेंगे। लेकिन यदि राजा निर्दयी हो जाएंगे तो लोग अनेक परेशानियों का सामना करेंगे। तो अतः लोगों ने इस व्यवस्था का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। लोगों को कष्ट होने लगा तो लोगों ने क्या किया? विरोध करना प्रारंभ कर दिया। फ्रांस, रूस जैसे कई देशों में राजतंत्र का विरोध हुआ। सबसे पहले फ्रांस और रूस से जैसे स्टार्ट हुआ, कई देशों में राजतंत्र का विरोध हुआ, राजा का विरोध हुआ। इसके स्थान पर प्रजातंत्र अपनाया जाने लगा, और राजतंत्र का विरोध करने लगे और प्रजातंत्र की मांग करने लगे। हमें प्रजातंत्र चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, हम अपना सरकार खुद चुनेंगे, हम आपकी बातों पे नहीं चलेंगे, ऐसा मांग उठने लगा। ऐसा लोग विद्रोह करने लगे, विरोध करने लगे कि नहीं, हमको अपना शासन चाहिए, हम राजा का शासन नहीं मानेंगे, है ना। तो लोकतंत्र गणतंत्रीय व्यवस्था का विकसित रूप है। क्या है? लोकतंत्र जो है गणतंत्रीय व्यवस्था का विकसित रूप है। आपने पीछे पढ़ा था कि वज्जी तो था, वहाँ पे कैसी व्यवस्था थी? गणतंत्रीय व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? गणतंत्रीय व्यवस्था थी। तो उस गणतंत्र को ही और अच्छा कर दिया गया और उसमें नई नई चीज़ें जोड़ दी गई, तो क्या बन गया? लोकतंत्र बन गया। ठीक है। तो उसी का मतलब गणतंत्र का ही विकसित रूप है और अच्छा से तरह से बना दिया गया, तो वो लोकतंत्र बन गया।
यह शासन की अन्य प्रणालियों में सबसे लोकप्रिय एवं स्वीकृत प्रणाली है। ये शासन की जितनी भी प्रणालियाँ होती है, राजतंत्र, लोकतंत्र और भी जो तंत्र होते हैं, उसमें से सबसे अच्छा किसको माना जाता है? लोकतंत्र को। इस प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने का समान अवसर होता है। जनता की इच्छाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, जनता की इच्छाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, जनता की जो इच्छा है उसके अनुसार ही सरकार कार्य करती है। उसके अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके द्वारा चुनी गई सरकार की होती है। मतलब जनता ने जिस सरकार को चुना है तो वही सरकार जनता की क्या करेगी? रक्षा करेगी, जनता को परेशान नहीं करेगी। लोकतंत्र में लोगों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है। वाक और अभिव्यक्ति, देखिए यहाँ पे दो चीज़ हैं, इसको हम लोग को समझना है। पहला है वाक, दूसरा है अभिव्यक्ति। वाक से मतलब है बोलने से, ठीक है, तो लोगों को बोलने की स्वतंत्रता है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। और दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आपके मन में जो है आप उसको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए ऐसा है कि आप किसी सरकार को नापसंद करते हैं, मान लीजिए कि बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार की सरकार है। अब ये सरकार आपको पसंद नहीं है तो आप चाहते हैं कि हम इसका विरोध करें, तो यह अभिव्यक्त, तो आपके दिल में जो है इस सरकार के प्रति आप उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, आप उसको लोगों से कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है अभिव्यक्ति। वाक मतलब बोलने से, अभिव्यक्ति मतलब आपके मन में जो चीज़ें हैं आप उसको बोल सकें। आगे है कि स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है। वे सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, आलोचना या सकारात्मक विरोध भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या कर सकते हैं? सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, कितना खर्च किया, मान लीजिए कोई सड़क बन रहा है तो कितना खर्च किया, ये सड़क बनाना ज़रूरी था कि नहीं था, सड़क बनाने के अलावा और क्या ज़रूरी था, प्रश्न पूछ सकते हैं। आलोचना कर सकते हैं, आपको पसंद नहीं है कोई काम तो आलोचना कर दीजिए कि हाँ ये काम आप सरकार ने सही नहीं किया। सकारात्मक विरोध भी कर सकते हैं, मतलब विरोध कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि आप कुछ गलत बोले उनके बारे में, आप सकारात्मक विरोध कर सकते हैं। सरकार भी लोकमत के अनुसार कार्य करती है। मतलब लोकमत के अनुसार, लोक मतलब होता है, लोक मतलब होता है जनता, तो लोकमत मतलब जनता का क्या विचार है, जनता के विचार के अनुसार ही सरकार भी क्या करेगी? कार्य करेगी। जैसे यहाँ पे 3 कृषि बिल आया था, आप लोग कभी पता कीजिएगा, यूट्यूब पे दिखेगा क्या था, कृषि बिल आया था। ठीक है, तो कृषि बिल का जनता ने विरोध कर दिया कि नहीं हमें कृषि बिल नहीं चाहिए, तो सरकार ने फिर उस कृषि बिल को क्या किया? वापस कर लिया। तो जनता के इस पे मतलब निर्णय पे ही सरकार भी निर्णय लेती है। अब आगे देखिए, आगे है लोकतंत्र में सरकार का चयन। मतलब लोकतंत्र जो है उसमें सरकार को चुना कैसे जाता है, कैसे सरकार बनाया जाता है, तो वो देखिए लोकतंत्र में सरकार का चयन कैसे होता है, इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है, इस बात पर डिपेंड करता है कि लोकतंत्र प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष। मतलब ये कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा तो सरकार का चुनाव अलग तरीके से होगा, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा तो सरकार का चुनाव अलग तरीके से होगा, दोनों में अलग अलग तरीक़ों को अपनाया जाएगा। तो आगे बोल रहा है कि यदि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता मतदान, इसको मिटा दूँ मैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता जो है मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधियों, मैंने बोला था ना कि जिसको हम लोग चुनते हैं वही प्रतिनिधि होता है, जिसको हम वोट देते हैं वही प्रतिनिधि होता है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी सरकार का चुनाव करती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे अपने शासक का चुनाव करती है। अब देखिए यहाँ पे जो फिगर दिखाया गया आप लोग को, यहाँ पे देखिए ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसा है? प्रत्यक्ष। कैसा है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि 3 कैंडिडेट हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये 3 कैंडिडेट हैं जो कि मतलब राजा बनना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे शासन करना चाहते हैं। और ये जो है एक फील्ड है जिसमें कौन खड़ा है? जनता खड़ी है। अब ये टोटल देश की पूरी जनता यहाँ खड़ी है। अब इस जनता में वोट होगा, अब जनता जिसको सबसे ज़्यादा वोट दे देगी वही इस देश का शासक बन जाएगा, वही इस देश का जो सरकार है उसी की सरकार बन जाएगी, जिसको चुन देगा तीनों में से। ठीक है, लेकिन यदि, मैं एक बार फिर से बता दूं, लेकिन यदि, ये तो मैंने बताया कि प्रत्यक्ष, यदि यहाँ पे अप्रत्यक्ष होता, यदि कैसा होता? अप्रत्यक्ष होता। ठीक है, यदि यहाँ पे अप्रत्यक्ष होता तो क्या होता? अप्रत्यक्ष होता तो मान लीजिए कि
ये एक पूरा गांव है, ठीक है। यदि अप्रत्यक्ष होता तो मान लीजिए कि ये एक गांव है, या मान लीजिए ये एक राज्य है, ये एक राज्य है। इस राज्य में 3 कैंडिडेट खड़े हैं, 1 2 3, ठीक है। ये 3 कैंडिडेट खड़े हैं और ये कौन है? ये जनता है। अब जनता इन तीनों में से किसी एक को जिताएगा, जनता इस तीनों में से किसी एक को जिताएगा। अब ये तीनों में से जो जीतेगा वो कहाँ पहुँच जाएगा? वो पहुँचेगा सरकार बनाने, सरकार पार्लियामेंट में पहुँचेगा। पार्लियामेंट कहाँ है? दिल्ली में। पार्लियामेंट कहाँ है? दिल्ली में। तो इस तीनों में से जो जीतेगा वो पहुँचेगा दिल्ली। और इसी तरह से हर स्टेट से, जैसे कि मान लो कि ये झारखंड हो गया, ये जो मैंने बताया ना, मान लो कि ये झारखंड हो गया, मान लो यहाँ बिहार है, मान लो यहाँ उड़ीसा है, मान लो यहाँ उत्तर प्रदेश है। अब सब से कौन जाएंगे? चुन चुन के जाएंगे यहाँ पे, और सब जो चुन चुन के जाएंगे वही सब मिलकर सरकार बनाएंगे। और फिर ये सरकार जो है राज्य पे अपना नियंत्रण स्थापित करेगी, मतलब राज्य पे अपना सरकार बना लेगी, हर राज्य में अपना अपना सरकार बना लेगी। तो ये जो प्रोसेस हुआ ना, ये हुआ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। कैसा हुआ? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और इससे पहले मैंने आपको बताया था प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। तो यही दोनों में अंतर है। एक बार फिर से आप ध्यान से सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे सरकार को चुनती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, वो प्रतिनिधि फिर सरकार को चुनती है, और फिर वो सरकार जो है तब वो हमारे ऊपर मतलब अपनी जनता के ऊपर शासन करती है, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे आपको और समझाया गया है। जैसे देखिए, स्विट्जरलैंड के कुछ संघीय छोटे इकाइयों में लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप देखने को मिलता है। मतलब जो स्विट्जरलैंड है ना, स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। स्विट्जरलैंड में जनता एक बड़े मैदान में इकट्ठा होकर शासक चुनती है। यही जनता है, देखो यही दिखाया गया है स्विट्जरलैंड। देखिए यहाँ पे स्विट्जरलैंड है ना, यहाँ पे स्विट्जरलैंड है, तो वही स्विट्जरलैंड है। ये जनता है, एक मैदान में इकट्ठा हो गई है और अपने अपने सरकार को चुन रही है। जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो सरकार बन जाएगा, है ना, उसकी सरकार हो जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग भारत में लोकतंत्र, क्योंकि हम लोग भारत के हैं और भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भारत के लोकतंत्र की यदि हम बात करें तो 1947 में, देखिए 1947 में आज़ादी के बाद भारत के नेताओं ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय किया कि भारत के लिए शासन की प्रणाली लोकतंत्र ही होनी चाहिए। बहुत विचार के बाद ये निर्णय हुआ कि शासन कैसा होगा भारत में। जब भारत आज़ाद हुआ तो लोगों ने ये विचार किया कि भारत में कैसा शासन होगा, तो लोगों ने कहा कि नहीं, सबसे बेहतर होगा लोकतंत्र शासन। तो भारत में भी क्या हुआ? लोकतंत्र शासन। आप पढ़ चुके हैं कि संविधान के लागू होते ही भारत एक गणतंत्र देश बना। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसा लोकतंत्र है? याद रखिए, भारत में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। किसी सफल लोकतंत्र की विशेषता किसी सफल लोकतंत्र की विशेषता है उसके नागरिकों को मताधिकार एवं अन्य क्षेत्रों में प्राप्त समानता। मतलब किसी देश में लोकतंत्र सही ढंग से चल रहा है कि नहीं, सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, ठीक है, मतलब सब ठीक बा। तो यदि सब ठीक बा तो इसका मतलब हम लोग तब कहेंगे कि सब ठीक है जब नागरिकों को मतदान का अधिकार हो, वोट देने का अधिकार हो, और दूसरा सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। कैसा अधिकार प्राप्त हो? समान अधिकार प्राप्त हो, ठीक है। मतलब सब एक जैसे हों, किसी में भेदभाव नहीं हो, तब हम कहेंगे कि हाँ लोकतंत्र जो है वो सफल है, लोकतंत्र ठीक है, ठीक बा। आगे देखिए, मताधिकार की समानता। मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार। मत मतलब होता है वोट देना, अधिकार मतलब अधिकार। तो मताधिकार मतलब मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, ठीक है। तो लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सभी लोगों को मत देने का वैधानिक अधिकार है या नहीं है। मतलब संविधान है, तो संविधान में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया है या नहीं। यदि दिया गया है तो मताधिकार समान है। यदि समान रूप से नहीं दिया गया, मतलब ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि अमीर लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया जाए और गरीब लोगों से वोट देने का अधिकार छीन लिया जाए, तो हम कहेंगे क्या मताधिकार की समानता है? तो नहीं, मताधिकार की समानता नहीं है। मान लीजिए हम कहें कि जो मेल है, जो पुरुष है, उसको वोट देने का अधिकार है, जो फीमेल है, जो महिला है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, तो क्या हम कहेंगे कि मताधिकार की समानता है? नहीं कहेंगे, ठीक है। तो
तो मताधिकार का समानता का मतलब ये हुआ कि सब लोगों को, सभी को वोट देने का अधिकार हो, है ना। आगे देखिए, भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त है। वयस्क नागरिक मतलब 18 साल से अधिक के व्यक्ति, तो मत देने का अधिकार है। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। मतलब 18 साल से अधिक वाले व्यक्ति जब वोट देते हैं तो मान लिया जाता है कि ये पूरे देश का वोट है, पूरे देश का मत है। सर्वाधिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के सिद्धांत पर आधारित है, जो यह घोषित करता है कि देश का हर नागरिक समान है, लेकिन सिर्फ मताधिकार से समाज में नागरिक समानता का उद्देश्य पूरा नहीं होता। मतलब ये कि सिर्फ मताधिकार, यदि आपने सिर्फ मत देने का, वोट देने का अधिकार दे दिया तो क्या समाज में नागरिक समानता, क्या सभी लोगों को समान अधिकार मिल गया? मतलब ये कि मान लीजिए कि हाँ, अपने गांव में सब लोगों को जो है वोट देने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए गांव में कोई गरीब है या फिर कोई मान लीजिए नीची जाति का है, कोई चमार है, तो उसको सब लोग भेदभाव उसके साथ करता है। कोई अपने घर में नहीं घुसने देता, कोई कुएं से पानी नहीं भरने देता, कोई मंदिर में प्रवेश नहीं करने देता, मंदिर में घुसने नहीं देता। तो वोट देने का अधिकार तो उसको मिल गया, लेकिन क्या उसको सभी अधिकार समान रूप से मिले हैं? क्या उसके पास समानता का अधिकार है? तो समानता का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो इसका यही कहना चाह रहा है यहाँ पे कि सिर्फ मताधिकार से समाज में नागरिक समानता का उद्देश्य पूरा नहीं होता। आपने मतलब वोट देने का अधिकार दे दिया, इसका ये कतई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सब लोग समान हो गए, है ना। इसके लिए अन्य अवसरों पर भी समानता के कानून प्रावधान की आवश्यकता होती है। समानता के कानूनी प्रावधान की आवश्यकता होती है, मतलब हर जगह पे समान होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ मत देने का अधिकार दे दिए तो समान हो गया, है कि नहीं। तो भारतीय लोकतंत्र में समानता देखते हैं आगे। तो भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समान माना गया है। इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति के साथ लिंग, धर्म, जाति, लिंग मतलब मेल या फीमेल, धर्म मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म हो गया, जाति मतलब शूद्र हो गया, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, जैसे होता है ना चमार, दुसाध, ब्राह्मण, ये सब हो गया, तो ये जाति हो गया। धर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लिंग में मेल या फीमेल, या फिर ट्रांसजेंडर, जिसको मतलब हिजड़ा कहते हैं ना, तो वो ट्रांसजेंडर होता है, ठीक है। आगे देखिए, इसके शैक्षणिक एवं आर्थिक स्तर के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। कहता है कि इसके शैक्षणिक एवं आर्थिक मतलब इसके शिक्षा, मतलब जो शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, पढ़ाई लिखाई संबंधित या फिर पैसे संबंधित किसी भी स्तर पर भेदभाव नहीं किया जाता है। किसमें? भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को क्या किया है? समान माना गया है। तो इसलिए यहाँ पे कोई लिंग, धर्म, जाति, ये सब के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। संविधान में समानता को स्थापित करने के लिए कई तरह के प्रावधान किए गए हैं, जिसमें से कुछ निम्नलिखित हैं। अब देखिए क्या है प्रावधान। पहला प्रावधान देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। समानता अपने समाज में, अपने राज्य में, अपने देश में समानता लाने के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए। तो उसमें से पहला प्रयास है कि कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है। क्या कहता है कि कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है। इसका अर्थ यह है कि देश के सभी लोगों को कानून का पालन करना अनिवार्य है, चाहे वह साधारण मजदूर हो या फिर कोई अधिकारी हो। सबको कानून का पालन करना क्या है? अनिवार्य है। हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पे जाने की स्वतंत्रता है। सार्वजनिक मतलब ऐसे स्थान जो किसी व्यक्ति का ना हो बल्कि वो सरकार का हो, ठीक है। जहाँ पे सब लोगों को जाने का अधिकार प्राप्त हो, वो सरकार का हो, क्योंकि सरकार की हर चीज़ क्या होती है? सार्वजनिक होती है ना। तो हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की स्वतंत्रता हो। खेल के मैदान, होटल, दुकान तथा बाजार दुकान तथा बाजार आदि में जाने से किसी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता। फिर देखिए, खेल के मैदान, होटल, दुकान, बाजार आदि में जाने से किसी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता। हर व्यक्ति सार्वजनिक कुओं एवं सड़कों का उपयोग कर सकता है। सार्वजनिक कुआं मतलब वही कुआं जिससे सब लोग पानी भर सकते हैं, एवं सड़कों जिससे सभी लोग आ जा सकते हैं का उपयोग कर सकता है हर व्यक्ति, क्योंकि हमारे देश में क्या है? समानता है। अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत,
ठीक है, मतलब किसी को छूने से कोई छूता जाता है तो क्या कहते हैं, अस्पृश्यता कहते हैं इसको हिंदी में। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को दंडनीय अपराध, मतलब यदि आप किसी व्यक्ति को छूने से मना करते हैं या फिर आप ऐसा मानते हैं कि उसने छू दिया तो मेरा घर छूता गया या फिर मैं छूता गया, ठीक है, या उससे आप घृणा करने लगे, तो जो अस्पृश्यता होती है ना, तो यदि आप अस्पृश्यता किसी व्यक्ति से अस्पृश्यता करते हुए पाए जाते हैं तो ये दंडनीय अपराध है, आपको दंड दिया जाएगा इसमें। वर्तमान में यह प्रथा कहीं देखने को मिलती है क्या? देखने को नहीं मिलती है। इसका लगभग पूर्णतः उन्मूलन हो चुका है। मतलब कि छुआछूत पहले बहुत चलता था, लेकिन अब जो है छुआछूत समाप्त हो गया है, यही कहने का अर्थ है। लेकिन कभी कभी कहीं कहीं आपको थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, लेकिन अधिकतर अमूमन समाप्त ही हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। बहुत रेयर ऑफ रेयर मिलता है, मतलब बहुत मुश्किल से कहीं देखने को मिलता है। आगे देखिए, सार्वजनिक रोजगार में सभी व्यक्ति के लिए समान अवसर उपलब्ध हैं। इसके अलावा शासन ने सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के द्वारा समानता के अधिकार को लागू किया है। कहता है कि सरकार ने सैकड़ों वर्षों तक असमानता के व्यवहार से पीड़ित समुदायों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। क्या बोल रहा है? सरकार ने सैकड़ों वर्षों तक, बहुत पहले से, असमानता के व्यवहार से पीड़ित समुदायों को जीवन स्तर को सुधारने के लिए, मतलब सरकार ने ये प्रयास किया है, यह कोशिश किया है कि जो लोग का जीवन स्तर अच्छा नहीं है, मतलब जो अच्छे से खाना नहीं खा पाते, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, कपड़े नहीं पहन पाते, ठीक है, एक अपने घर में साइकिल तक नहीं रह सकते, 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाते, ठीक है, यदि अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो अपना इलाज नहीं करवा पाते, तो ऐसे जो लोग हैं, ठीक है, तो ऐसे जो लोग हैं उसके लिए अनेक कार्यक्रम योजनाएं लागू की हैं सरकार ने। जैसे गाँव में जो कंट्रोल का चावल मिलता है, तो वो भी किसके लिए है? जो गरीब व्यक्ति है, जिसको घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, उसके लिए वो चावल बांटा जाता है। तो सरकार अपने जनता के लिए क्या कर रही है? योजनाएं चला रही है, कार्यक्रम चला रही है, ठीक है। तो यही लोकतंत्र का फ़ायदा होता है। इस योजनाओं का उद्देश्य उन लोगों को अधिक अवसर प्रदान करना है जिन्हें अतीत में समुचित अवसर नहीं मिले हैं। मतलब जो बहुत पहले इतिहास में आप देखेंगे, बहुत पहले यदि इतिहास में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो चमार दुसाध ये लोग होते थे, इनको बहुत अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाता था, इनके साथ बहुत अत्याचार किया जाता था। तो इसलिए ये क्या हो गए, बहुत पीछे रह गए समाज में। ये ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाए, ये पढ़ लिख नहीं पाए। तो इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार जो क्या करती है, नई नई योजनाएं लाती है ताकि इन लोगों को आगे बढ़ाया जा सके। आगे देखिए, उदाहरण के लिए महिला समाख्या कार्यक्रम तथा मध्याह्न भोजन योजना जैसी योजनाएं मूलतः समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए लागू है। देखिए, 2 योजनाओं का इसने जिक्र किया है। पहला है समाख्या कार्यक्रम। कौन सा है? समाख्या कार्यक्रम। दूसरा है मध्याह्न भोजन। तो मध्याह्न भोजन क्या होता है? जो स्कूल में दोपहर में जो खाना दिया जाता है ना, उसको कहते हैं मध्याह्न भोजन, ठीक है। और समाख्या कार्यक्रम क्या है, इसको हम लोग पढ़ते हैं आगे। देखिए, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए 1989 में महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? 1989 में की गई थी। क्यों की गई थी? कि पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव जो है, गांव का वह क्षेत्र जो बहुत पिछड़ा है, जहाँ लोग पढ़ लिख नहीं पाते हैं, खा पी नहीं पाते हैं, तो ये जो समाख्या था ना, ये पढ़ने लिखने संबंधित था। तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा, ठीक है, महिलाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए 1989 में महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। 15 अगस्त 1995 से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में बच्चों का नामांकन, उसकी उपस्थिति एवं उसके पोषक स्तर में सुधार के लिए मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई थी। तो मध्याह्न भोजन योजना कब लागू की गई थी? 15 अगस्त 1995। और समाख्या परियोजना नहीं, देखिए, मध्याह्न भोजन 15 अगस्त 1995 और समाख्या कार्यक्रम 1989 महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, है ना।
तो आप दोनों समझ रहे होंगे महिला जो समाख्या कार्यक्रम है ये किससे से संबंधित है, तो शिक्षा एवं सशक्तिकरण से। महिला की शिक्षा और महिलाओं का सशक्तिकरण मतलब महिलाओं को अपने समाज में मजबूत बनाना, उन्हें रोजगार देना, उन्हें पढ़ाना लिखाना, ठीक है, ये सब चीज़ें करना, उन्हें अच्छे ज्ञान देना। तो ये हो गया महिला सशक्तिकरण। और मध्याह्न भोजन तो आप समझ ही रहेंगे 15 अगस्त 1995 में जो स्टार्ट हुआ। तो क्यों स्टार्ट हुआ था? उच्च प्राथमिक स्कूलों में बच्चों का नामांकन, मतलब कि जो प्राथमिक स्कूल हैं तो उसमें बच्चे आएँ अपना नामांकन करवाएं। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि पहले क्या होता था कि बच्चों को खाना जो है नहीं मिल पाता था। देखिए होता क्या था कि जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको एक वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता था। तो बच्चे दिन भर काम करते थे, ठीक है, शाम को उनको खाना तब मिल पाता था। और कभी कभी तो कितना काम करने पे भी खाना नहीं मिलता था। तो इसलिए बच्चे क्या करते, जब खाना ही नहीं मिलेगा तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? तो वो स्कूल में नामांकन नहीं करवाते थे, अपना एडमिशन नहीं करवाते थे, वो पढ़ते नहीं थे। तो बच्चों को ये जो है मध्याह्न भोजन दिया गया, तो बच्चों को मध्याह्न भोजन लागू किया गया ताकि बच्चे कम से कम दोपहर में खाना स्कूल में खा लें। और इस वजह से बच्चे क्या करने लगे, स्कूल में अपना एडमिशन भी करवाने लगे ताकि कम से कम खाना तो मिलेगा। और जब वो खाना खाने आते थे तो वो पढ़ लिख भी लेते थे, क्योंकि उनका मेन दिक्कत क्या थी, खाने की मेन दिक्कत थी। पढ़ना ऐसा नहीं कि गाँव के बच्चे पढ़ना लिखना नहीं चाहते, गाँव के बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत तेज होते हैं। वो 2 से 3 लैंग्वेज तो ऑलरेडी जानते हैं। अगर गाँव किसी बच्चे की बात करें हम, तो पहला वो क्षेत्रीय भाषा हिंदी और एक अदर भाषा या इंग्लिश वगैरह कुछ जानते ही जानते हैं। तो गांव के बच्चे बहुत तेज होते हैं, लेकिन गांव में इतनी गरीबी होती है कि वो अपने शिक्षा को, वो पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो इसलिए मध्याह्न भोजन की शुरुआत की गई थी। अब देखिए, यह योजना केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से संचालित होती है। मतलब यह जो बच्चों को खाना खिलाया जाता है तो उसमें बहुत सारा खर्च भी होता है ना, चावल देना, अंडा देना, सब्जी देना, जो स्कूल को देती है सरकार, तो उसमें सरकार का खर्च होता है। तो इसमें सिर्फ केंद्र सरकार नहीं देती, इसमें सिर्फ राज्य सरकार नहीं देती। मतलब देखिए 2 सरकारें होती है, एक केंद्र स्तर पर जो दिल्ली की सरकार होती है वो केंद्र स्तर पर होती है, वो पूरे देश की सरकार होती है। और एक होता है राज्य स्तर पे जो सिर्फ, जैसे झारखंड के हेमंत सोरेन है तो उनकी जो सरकार है वो सिर्फ झारखंड राज्य के लिए है, वो बिहार राज्य के लिए नहीं है। बिहार राज्य के लिए नीतीश कुमार की सरकार है। तो इस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से संचालित होती है। मतलब इसमें दोनों सरकार अपना अपना पैसा देते हैं, ये कोई एक नहीं चलाता है। इस योजना में तब से आज तक कई परिवर्तन किए गए हैं। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी। 2001 में उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर इसे पूरे देश में लागू किया गया। तो सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तमिलनाडु में। 2001 के बाद जो है न्यायालय ने जब कहा तब जाके इसको पूरे देश में लागू किया गया। यानी कि 2001 से पहले केवल तमिलनाडु में लागू था। आगे देखिए, इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक तथा सरकारी सहायता प्राप्त, मतलब जो भी स्कूल सरकार से सहायता प्राप्त करती है, सरकार से अनुदान लेती है, सरकार से पैसा लेती हैं, प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। इस कार्यक्रम का प्रभाव काफ़ी सकारात्मक रहा है, मतलब इसको बहुत लाभ हुआ, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट हुआ। जैसे विद्यालय में गरीब बच्चों के नामांकन दर में बढ़ोतरी हुई, मतलब गरीब बच्चों का एडमिशन बढ़ गया। विद्यालय में उनका ठहराव होने लगा, मतलब अब वो विद्यालय में रह करके पढ़ने लगे। अब उनको खाना ढूंढने के लिए घर नहीं जाना पड़ता था, कमाने घर नहीं जाना पड़ता था। दोपहर को अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए काम छोड़कर घर आने वाली महिलाओं को इससे काफ़ी राहत मिली। मतलब कि जैसे बच्चे यदि दोपहर में से स्कूल आए हैं, अब दोपहर में खाना खाना है तो स्कूल में तो खाना मिलता नहीं था, तो वो घर जाते थे। और जब घर जाते थे तो उसकी जो माँ है बच्चे की, वो भी घर, उसको भी घर आना पड़ता था। मान लो उसकी माँ कहीं काम कर रही है खेत में, अब उसने देखा कि हाँ भाई 2 बज गया है, बच्चे को खाना खिलाना है, तब वो खेत जाएगी, घर आएगी, घर आके बच्चों को खाना खिलाएगी, फिर घर खेत जाएगी। तो अब महिलाओं को भी इस समस्या से मुक्ति मिल गया। अब वो घर नहीं आती थी क्योंकि वो जान गई थी अब बच्चे स्कूल में खा चुके होंगे। तो यह कार्यक्रम जो है जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायक हुआ। अब देखिए ये जो कार्यक्रम है ना, इससे जो जातिगत व्यवस्था है, जैसे कि
अब होता है ना कि अब अगर कहीं चमार बैठ के खाना खा रहा है तो बगल में पंडित बैठ के खाना नहीं खाता है। लेकिन बच्चों में ये जाति व्यवस्था नहीं होती है। बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं। तो जब स्कूल में जब ये मध्याह्न भोजन स्टार्ट हुआ तो चाहे चमार हो, चाहे दुसाध हो, चाहे ब्राह्मण हो, सब बच्चे एक ही जगह बैठ के जब खाना खाते थे तो वही बच्चे जो बड़े हुए तो उनके अंदर जातिवाद जो है, जो जाति को लेकर घृणा है, वो कैसा हो गया, कम हो गया धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हम तो बचपन से इसके साथ खाते आ रहे हैं, तो धीरे धीरे वो चीज़ कम होने लगा, घटने लगा। अब देखिए, मध्याह्न भोजन योजना किस प्रकार जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायक हुआ है, तो इसके बारे में लिखना है। तो आप लोग विचार कीजिएगा कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, इसके बारे में विचार कीजिएगा। आगे देखिए, भारत में असमानताएं, असमानता अब क्या होती है ये बताएंगे भीमराव अंबेडकर कि असमानता कैसे हुई, क्या हुई, नहीं हुई। आगे देखिए, भारत में सामाजिक जीवन के कुछ क्षेत्रों में असमानता अभी भी मौजूद है। भारत में कई ऐसे लोग हैं जिनके दैनिक जीवन एवं कार्य करने की स्थितियों में समानता नहीं मिलती है। आपको कई ऐसे स्त्री, पुरुष और बच्चे, मतलब महिला, पुरुष, आदमी, बच्चे मिल जाएंगे जो सड़कों के किनारे प्लास्टिक के टुकड़े या कुछ इस प्रकार की वस्तुओं को चुनते हैं, है ना। मतलब वो प्लास्टिक के कचरे वचरे चुनते हैं, भंगाड़ वाले सब। ट्रेनों में अवैध रूप से बोगी के अंदर झाड़ू लगाते बच्चों को देखा जा सकता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो ट्रेनों में नीचे झाड़ू लगाते हैं, फिर जो लोग वहाँ बैठे रहते हैं उनसे पैसा मांगते हैं, तो कोई 1 रुपया 2 रुपया उसको दे देता है कि चलो भाई झाड़ू लगाया तो कुछ दे दें। तो ऐसे बच्चे मिलते हैं। तो प्रायः इसके साथ उचित व्यवहार भी ठीक से नहीं किया जाता है। तो जब वो बच्चे झाड़ू लगाते हुए आते हैं या फिर कोई बच्चा कचरा चुन रहा होता है तो हम उसको वैल्यू नहीं देते। ठीक है, हम उसको गाली उली दे देते हैं, भगा देते हैं कि भाग यहाँ से, या फिर कुछ बुरा कह देते हैं। ठीक है, मार उड़ देते हैं। तो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में, निर्धन मतलब इसके पास पैसा नहीं हो, तो निर्धन होने के साथ साथ भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के पास कोई अमीर है और कोई गरीब है तो वो असमानता है, नहीं। मान लीजिए कि कोई चमार है वो बहुत अमीर है और कोई पंडित है वो गरीब है, तब भी जो पंडित का वैल्यू होगा समाज में वो ज़्यादा होगा और उस चमार का वैल्यू जो अमीर है उसका कम होगा। ऐसा पहले होता था, अब ये चीज़ बहुत कम हो गई है। ठीक है, लेकिन आपको ये बताया जा रहा है कि पहले क्या सिस्टम था। ऐसे ही एक असमानता का आधार है जाति व्यवस्था। क्या है जाति व्यवस्था, मैं आपको जाति ही बता रहा था। ठीक है, जाति व्यवस्था वही है जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, चमार, दुसाध ये सब है। तो आप सोच सकते हैं कि जातिगत पहचान गांव में ही होती है। शहर के लोग जातिगत व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते हैं। तो जातिगत व्यवस्था जो गांव में ज़्यादा होती है। शहरों में लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं कौन चमार है कौन क्या है, शहर में सब बराबर है, लेकिन गांव में ये चीज़ ज़्यादा होती है। आप सोच सकते हैं कि जातिगत पहचान गांव में ही होती है। शहर के लोग जातिगत व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते। आपकी सोच गलत हो सकती है। समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। मतलब यदि आप देखेंगे कभी, ठीक है, तो जो उच्च वर्ग के लोग हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए कहता है कि समाचार पत्र में वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम, मतलब समाचार पत्र में जहाँ विवाह शादी के बारे में जो न्यूज़ रहता है उसको यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त, मतलब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो भी अपने कास्ट का ही व्यक्ति को चुनते हैं, कास्ट की ही लड़की खोजते हैं। तो मतलब अगर कोई डॉक्टर है और वो मान लीजिए कि वो ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण लड़की ही ढूंढेगा शादी के लिए। तो उतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी वो क्या कर रहा है, जाति को बढ़ावा दे रहा है ना। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत पढ़े लिखे होने के बाद भी जाति को बढ़ावा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं। आगे देखिए, एक बार हम लोग इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या, थोड़ा हम लोग भीमराव अम्बेडकर को पढ़ने क्या लिखा गया है नीचे। अपने आत्मकथा को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिनाई और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति अ, अ, व्यक्ति सॉरी संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता
प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब यहाँ देखिए ये क्या है, ये है समाचार पत्रों में वैवाहिक विज्ञापन। क्या है, तैलिक 2857 PhD एम एड, मतलब ये क्वालिफिकेशन की एम.एड किया है उसने, PhD किया है उसने, नेट क्या क्वालिफाई किया है, जेट सरकारी शिक्षक है, हेतु स्वजातीय कन्या चाहिए। कैसी कन्या चाहिए, स्वजातीय, मतलब अपनी ही जाति की कन्या चाहिए। देखिए इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, देखिए PhD किया है इसने, एम.एड किया है, नेट किया है, जेट सरकारी शिक्षक है, टीचर है, इतना कुछ पढ़ने के बाद भी वो क्या कह रहा है यहाँ पे कि हेतु स्वजातीय कन्या चाहिए। स्वजातीय मतलब अपनी ही जाति की। तो इतना बड़ा पढ़े लिखे होने के बाद भी ये जाति व्यवस्था क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। अब देखिए स्लिम गोरी, स्नातकोत्तर कंप्यूटर साइंस से, मतलब कंप्यूटर साइंस से +2 किया है इसने, ब्राह्मण कन्या हेतु स्वजातीय वर चाहिए, मतलब लड़की ब्राह्मण है तो हमें लड़का भी ब्राह्मण चाहिए। तो इस तरह से जो है पेपर में न्यूज़ दिया रहता है। आगे देखिए आगे है मानवीय गरिमा का मूल्य। क्या है, मानवीय गरिमा का मूल्य। प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ है। मतलब कुछ लोग जो है केवल इस कारण से जो है असमानता करते हैं कि तुम जो है तुम्हारी जाति अलग है, तुम लिंग अलग हो, और कोई ट्रांसजेंडर है, कोई हिजड़ा है तो उसके साथ भेदभाव करेंगे, कोई दूसरे धर्म का है तो उसके साथ भेदभाव करेंगे, है ना। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है आपको कि प्रायः कुछ लोग के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण से होता है कि उसका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ है, अथवा वे अमीर हैं या गरीब हैं। जब लोगों के साथ किसी कारण से असमानता का व्यवहार किया जाता है तो उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है, मतलब उसको शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं उसको ये लगता है कि मैं क्यों पैदा हुआ इस जाति में, क्यों मैं इतना गरीब हूँ। उसको ऐसा महसूस होता है, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचता है, उसके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। उसको लगता है कि भगवान ने मुझे मतलब क्या दिया है, क्यों मुझे पैदा किया, ऐसे वैसे विचार जो है उसके दिमाग में आता है। तो यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि 1975 में बनी एक फिल्म दीवार फिल्म में जूता पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। सही बात है, जो व्यक्ति जूता पॉलिश करता है तो उसके काम का वैल्यू है। यदि वो जूता पॉलिश करने वाला व्यक्ति नहीं हो तो बड़े बड़े धनसेठ जो होते हैं उनके जूता में चमक नहीं आएगी यदि वो पॉलिश करने वाला नहीं हो। तो यदि वो पॉलिश कर रहा है तो उसके काम का क्या है, वैल्यू है, उसके काम का गरिमा है उसके काम का। ठीक है, तो इस कारण से है हर किसी के काम का गरिमा है, चाहे वो नाला साफ करने वाला हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मजदूर हो, झाड़ू लगा रहा हो, किसान हो, कोई भी हो, हर किसी के काम का क्या है, गरिमा है, कोई भी काम छोटा नहीं है। अब देखिए ये बाल संसद है, आप लोग इसके बारे में पढ़ लेंगे या मैं पढ़ा दूँ। इसमें कुछ नहीं है, बस ये समझिए कि ऐसा है ना कि जैसे एक क्लास में होता है ना कि 2-3 मॉनिटर बना दिए और फिर वो मॉनिटर के अंदर पूरे क्लास के जो विद्यार्थी होते हैं वो होता है। तो यदि सर ने अगर कोई मान लीजिए कि कोई काम कहा कि मान लो कि स्कूल में पौधे लगाने हैं, तो पौधे लगाने हैं तो जो टीचर है ना वो टीचर पूरे विद्यार्थी से नहीं कहेंगे, वो किससे कहेंगे, सिर्फ मॉनिटर से कहेंगे। सिर्फ मॉनिटर से कहेंगे कि हाँ मॉनिटर जी कल जो है क्या कहते हैं पौधे लगाने हैं स्कूल में। अब ये मॉनिटर क्या करेगा, इसके अंदर में जो विद्यार्थी हैं पूरे क्लास के सबको कह देगा कि चलो कल सर ने कहा है ये करना है, पेड़ लगाने हैं कल। तो अब वो सब मिलकर क्या कर देंगे, पेड़ लगा देंगे। तो ये एक संसद की तरह काम करता है। जैसे जिस संसद में एक यहाँ पर सरकार होती है उसके छोटे छोटे क्या होते हैं, उसके छोटे छोटे MP होते हैं। ठीक है, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, MP होते हैं। तो यहाँ पे सरकार होती है और ये MP होते हैं। तो यदि सरकार को कुछ काम करवाना होता है तो इन लोगों से कहता है।
ठीक है, और यही लोग फिर काम को अंजाम देते हैं। तो इसी तरह से ये बाल संसद है। मैं इसको स्पीड में नहीं तो पढ़ देता हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ऐसे वो बहुत ज़रूरी नहीं है। तो देखिए, बाल संसद का गठन विद्यालय में विद्यार्थियों के लोकतंत्र की समझ को विकसित करने की एक प्रायोगिक योजना है। मतलब लोग समझ सके, विद्यार्थी ये समझ सकें कि लोकतंत्र क्या होता है, तो समझने के लिए एक तरीका अपनाया गया। इससे विद्यार्थियों के नेतृत्व करने करने समस्या के समाधान ढूंढने, निर्णय लेने, सामूहिक एकता के भावना का विकास होता है। अब देखिए, झारखंड के प्रत्येक सरकारी विद्यालय में बाल संसद का गठन किया जाता है। बाल संसद के प्रधानमंत्री समेत कई मंत्री होते हैं। प्रत्येक का निश्चित कार्य निर्धारित होता है। बाल संसद के सदस्य विद्यालय के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हैं, कि मतलब विद्यालय को अच्छा बनाने के लिए यदि कोई कार्य किया जा रहा है तो उसका देख रेख कौन करता है? बाल संसद करता है। इसकी अपनी एक कार्य योजना होती है। बाल संसद में सांसदों की अधिकतम संख्या 80 होती है। ठीक है, मतलब 80 से ज़्यादा सांसद नहीं हो सकते, 80 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते हैं, जो विद्यालय में नामांकित विद्यालय की संख्या पर निर्भर करती है। यदि मान लीजिए कि विद्यालय में कम विद्यार्थी हैं तो ये जो अधिकतम संख्या है ये भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब देखते हैं इसका उद्देश्य, इसको बस पढ़ लीजिए, काफ़ी है। तो बाल संसद का उद्देश्य क्या है? कि विद्यालय विकास हेतु नई नई योजनाएं बनाना, विद्यालय के शिक्षण कार्य को बेहतर संचालन में सहयोग करना, विद्यालय के बच्चों को प्रकृति व पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना, कक्षा के सीखने का माहौल विकसित करना, कक्षा में सीखने का माहौल विकसित करना, बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना, विद्यालय को समुदाय से जोड़ना, विद्यालय प्रबंधन से जुड़े विषयों की पहचान व उस पर ठोस निर्णय लेना, विद्यालय को आकर्षक बनाना, बच्चों की उपस्थिति को नियमित करना, और क्या है, शिक्षक सामग्रियों का रख रखाव व नियमित उपयोग, विद्यालय की समय सारणी के अनुसार विद्यालय में पठन पाठन करना, विद्यालय को स्वच्छ रखना। तो ये सब चीज़ जो है, ये सब चीज़ें हैं। आगे देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में समानता के प्रावधान। ठीक, अब समानता क्या होती है उसको हम देखते हैं। अनुच्छेद 15 में है, क्या है अनुच्छेद 15 में? समानता का प्रावधान है। तो देखिए, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध, मतलब राज्य अपने देश के किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूलवंश मतलब आप कहाँ जन्मे हो, आप कहाँ के वंशज हो, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, सॉरी मैंने मूलवंश गलती बता दिया, फिर से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले धर्म मतलब सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म हो गया। मूलवंश मतलब आप किस वंश से हो, ठीक है, आप किस वंश से हो। उसके बाद है जाति, लिंग, जन्म स्थान, या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इससे किसी के आधार पर क्या नहीं करेगा, इसमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, मतलब जहाँ सामूहिक रूप से लोग भोज ऊज करते हैं ना, सामूहिक भोजनालयों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या पूर्णतः अंशतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के उपयोग के लिए समर्पित कुआं, तालाब, स्नानागार मतलब जहाँ लोग नहाते हैं, सड़क और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता दायित्व या शर्त के अधीन नहीं होगा। ठीक है, तो वही कहना चाह रहा है कि जो कोई भी नागरिक है, यहाँ पे देख लेते हैं फिर से इसको, कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इससे किसी एक के आधार पर जो है क्या क्या नहीं कर सकता, तो वह दुकानों या सार्वजनिक भोजनालयों या होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश से नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं कह सकता कि तुम जो मुस्लिम जाति के हो इसलिए हम तुम्हें होटल में नहीं रहने देंगे, तुम जो हो
तुम महिला हो, लिंग तुम्हारा फीमेल है, तो इसलिए हम तुम्हें जो है वो मनोरंजन वाले स्थानों पे नहीं प्रवेश करने देंगे, हम तुम्हें भोजनालय में भोजन नहीं करने देंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। या फिर हम जो है कुआँ से पानी नहीं पीने देंगे, तालाब में नहाने नहीं देंगे, स्नानाघरों में नहाने नहीं देंगे, सड़कों पर चलने नहीं देंगे यदि तुम चमार हो तो ऐसा नहीं किया जा सकता। ये आपको बताने का प्रयास किया गया है। आगे देखिए, यह विचारणीय विषय है कि कानून के होने के बावजूद भी लोगों के साथ असमानता का व्यवहार क्यों होता है। मतलब कानून तो बना दिया गया है कि आपको छुआछूत नहीं मानना है, भेदभाव नहीं करना है, आपको किसी को परेशान नहीं करना है, आपको जाति, मूल, वंश, धर्म के आधार पर आप किसी को कुआँ, तालाब या सड़कों पर चलने से मना नहीं कर सकते, सब कह तो दिया गया है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा अभी भी होता है तो लोग उसका विरोध भी करते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे कारण यह है कि मतलब वही कह रहा है कि इसके कानून होने के बावजूद लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है, क्यों होता है। तो इसके पीछे कारण यह है कि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, तो कानून तो बना है लेकिन जो समान रूप से नहीं समझते हैं वो, कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है। यह जानते हुए कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि सामूहिक जनता के दृष्टिकोण से बहुत धीरे धीरे और क्रमिक रूप से परिवर्तन आता है। आगे देखिए, वर्तमान दृष्टिकोण में बदलाव तभी संभव होगा जब लोग सभी को एक समान समझने लगेंगे। इसके लिए उनको विश्वास करना होगा कि हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। मतलब हर व्यक्ति को जो है सम्मान चाहिए, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कितना भी छोटा काम कर रहा हो, आपको उसको सम्मान देना चाहिए। चाहे वो बाथरूम साफ़ करने वाला ही क्यों ना हो, उसके भी सम्मान की गरिमा है, वो भी आपका काम कर रहा है। यदि आपको उसको गरिमा नहीं देना तो आप उससे काम ही मत करवाइए, क्यों करवा रहे हैं, है ना। तो हर व्यक्ति का क्या है, गरिमा है। प्रजातांत्रिक समाज में, प्रजातांत्रिक मतलब जहाँ लोगों का शासन है, प्रजातांत्रिक मतलब प्रजा का जो तंत्र है, लोगों का शासन, समाज में ऐसा समाज जहाँ लोगों का शासन हो में समानता स्थापित करना एक सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब होता है लगातार होने वाली प्रक्रिया है। मैं इसको, जो शब्द है ना सतत, मैं इसको बहुत समय के बाद जान पाया इसका मतलब क्या होता है। तो सतत का मतलब होता है लगातार। ठीक है, लगातार होने वाली प्रक्रिया है ये चीज़ें, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सक्रिय सहयोग देना है। तो वही क्या कह रहा है, फिर से एक बार देख लीजिए कि प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करना एक सतत प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सक्रिय सहयोग देना है। तो लोकतंत्र में समानता के मुद्दे, अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय लोकतंत्र में ही असमानता का अस्तित्व है। समानता के लिए संघर्ष जारी है। संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दों पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहा है। ऐसा ही एक उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलता है, मतलब अमेरिका में मिलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका को अमेरिका ही कहते हैं या यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए कहते हैं। ठीक है, यूएसए अमेरिका में मिलता है। अमेरिका में अफ्रीकी मूल के लोग रहते हैं जिसके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीकी से लाए गए थे। तो अफ्रीकी मुल्क मतलब अमेरिका में क्या होता था कि अफ्रीका से लोगों को, गुलाम को लाया जाता था काम करवाने के लिए। और जो अफ्रीका के लोग होते थे वो एकदम भूज काला, मंगरेला कलर का, मंगरेला देखे हो ना, तो एकदम भूज काला होता था, पूरा काला होता था। ठीक है, तो इन्हें जो है अफ्रीकी अमेरिकन कहा जाता था। चूँकि ये अफ्रीका से आए हैं और अमेरिका में रहते हैं तो इसको क्या कहते थे, अफ्रीकी अमेरिकन कहा जाता था। 1950 के दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों ने समान अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया था। इससे पहले वहाँ के गोरे इन अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ बहुत असमानता का व्यवहार करते थे। मतलब इन्होंने क्या किया कि 1950 के दशक में तो अमेरिकन अफ्रीकी ने क्या किया कि समान अधिकार प्राप्त करने के लिए क्या किया, आंदोलन किया, विद्रोह किया। इससे पहले वहाँ के गोरे इन अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ बहुत असमानता का व्यवहार करते थे। मतलब अफ्रीकी को बहुत परेशान करते थे, तब जाके अफ्रीकी लोगों ने विरोध किया, तब जो है कुछ ठीक हुआ। उदाहरण के लिए ऐसे समझिए, उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या
जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। मतलब कोई गोरा आदमी यदि बैठने आ गया सीट पे और उस सीट पे काला व्यक्ति बैठा है, अफ्रीका का लोग आदमी बैठा है, तो अफ्रीकन को उठना पड़ता था और उसके जगह पे गोरा व्यक्ति बैठता था। रोसा पाकर्स तो रोसा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया कि नहीं। उसने कहा कि जैसे कि गोरा व्यक्ति आया तो इसको उठ जाना चाहिए था, तो इसने उठने से मना कर दिया कि नहीं, मैं थकी हुई हूँ, मैं नहीं उठूँगी। ठीक है, जब उसने मना कर दिया तो देखिए क्या हुआ। मना कर दिया तो उस दिन उसके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर के एक विशाल आंदोलन शुरू हुआ, जिसे नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहा जाता है। यह आंदोलन डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अहिंसात्मक तरीके से चला गया था। तो सिविल राइट मूवमेंट किसने चलाया था? मार्टिन किंग लूथर। किसने चलाया था? मार्टिन किंग लूथर ने। वे अमेरिका के एक पादरी एवं आंदोलनकारी थे। क्या थे? अमेरिका के एक पादरी थे, आंदोलनकारी थे। अमेरिका के पादरी आंदोलनकारी थे। उन्हें अमेरिका का गांधी कहा जाता था। 1964 में उन्हें विश्व शांति के लिए सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? मार्टिन लूथर किंग को। इस आंदोलन के फलस्वरूप 1964 में अमेरिका में एक कानून बना जिसे नागरिक अधिकार अधिनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागरिक अधिकार अधिनियम। नागरिक अधिकार अधिनियम कहा जाता है। इस कानून के तहत नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया। निषेध मतलब खत्म कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों को किसी भी स्कूल में नामांकन हो सकता था। मतलब अफ्रीकी अमेरिकन के लिए कोई भी स्कूल में वो नामांकन करवा सकते थे, कहीं भी बैठ उठ सकते थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन अपने बच्चों का अच्छी व्यवस्था वाले स्कूलों में नामांकन कराने में असमर्थ हैं। लोकतंत्र में समता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। लोकतंत्र में समता और उसके लिए संघर्ष मतलब समता मतलब समानता से है कि लोकतंत्र में समान अधिकार पाना और उसके लिए संघर्ष करना एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रहती है जब उसके पास अपनी और परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो और उसके साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। मतलब कि समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा मतलब कोई भी यदि समूह है, कोई भी जाति है, कोई भी धर्म है, तो उसका जो अभिमान है, स्वाभिमान है, उसका जो गरिमा है, ठीक, उसका जो वैल्यू है, उसका जो एक समझिए कि अपने समाज में जो उसका साख है वो तभी तक बना रहता है जब तक उसके पास अपनी और अपने परिवार की ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या हो? पर्याप्त संसाधन हो। मतलब वो खुद को और अपने परिवार को अच्छे से पाल पोस सकता है, तो ठीक है, और उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, तभी हम कह सकते हैं कि किसी भी समाज में समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा बना हुआ है। ठीक है, अब आगे लास्ट जो आ गया जानने योग्य शब्द, एक बार हम लोग इसको भी देख लेते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जब आप लोग आगे जाएंगे तो ये चीज़ें ही आपको हेल्प करेगी। अगर अभी से आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो आप इंग्लिश कतई नहीं सीख पाएंगे। ये इंग्लिश में यदि आपको आगे पढ़ाई करना है और करना ही पड़ेगा तभी आप लोग सफल हो पाएंगे, तो आपको ये जानना ज़रूरी है। तो लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। संविधान को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। स्वतंत्रता को क्या कहते हैं? फ्रीडम। सशक्तिकरण को क्या कहते हैं? एम्पावरमेंट। समानता को क्या कहते हैं? इक्वालिटी। कानून को क्या कहते हैं? लॉ। प्रावधान को क्या कहते हैं? प्रोविज़न। और अधिकार को क्या कहते हैं? राइट। क्या कहते हैं? राइट। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या हुआ? समाप्त हुआ। अब ये है प्रश्न, आप वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न को बना सकते हैं चाहें तो। ठीक है, देख लीजिए। तो इस तरह से हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रेस रीड ग्रेट हम लोगों ने 65 मिनट हम लोग को लग गए इस चैप्टर को पढ़ने में। तो हम लोग का जो है
ये अब समाप्त हो चुका है चैप्टर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये अच्छे समझ में आया होगा, और आप लोग यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आया उसको रिपीट करके फिर से देखिए और फिर से समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग को खुद से भी कुछ मेहनत करना होगा, तभी आप लोग जो है क्या हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।